मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु और आप हैं इंग्लिश गुरु और आप देख रहे हैं एग्जाम पे चर्चा के पहले एपिसोड को। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं उस पे आने से पहले शो के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये शो खास तौर से हमारे विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। कई बार ऐसा पाया गया कि आप में से आप विद्यार्थियों के बहुत सारी क्वेरीज होती हैं जो आपके सब्जेक्टिव या फिर आपके स्टडी प्लान से अलहदा होती हैं और आप उसकी तलाश में लगे रहते हैं लेकिन प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिल पाता। तो ये शो आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक प्रश्न का आंसर करने के लिए है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि आपके सभी समस्याओं का समाधान है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इस शो के दौरान अलग अलग एपिसोड्स होंगे, अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग हमारे गेस्ट होंगे या फिर आप कह सकते हैं अलग अलग हमारे एक्सपर्ट्स होंगे और उन एक्सपर्ट्स से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिया जाएगा। शो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। उस लिंक में आपको क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपकी प्रिपरेशन को लेकर किसी तरीके का सवाल है तो आप प्लीज उस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिएगा ताकि आपके प्रश्न हम तक आ सकें और अगले एपिसोड में हम आपके सवालों का आंसर कर सकें। आज का जो हमारा विषय है उसके बारे में जानने के लिए हम रुख करते हैं हमारे इंग्लिश गुरु का। बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसीज आ चुकी है, तो बहुत सारे डाउट्स हैं हमारे बच्चों के मन में कि आखिर कैसे तैयारी करें, क्या मेरे पास रीजनल लैंग्वेज होना ज़रूरी है या मैं अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकता हूं, कितनी वैकेंसी हैं, कब तक अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं हमारे एस्पिरेंट्स की। आज का ये सेशन कहीं ना कहीं इन सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको देने वाला है। तैयारी से पहले जाने अपने एग्ज़ाम को। तो आज के सेशन में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि जो आपका एग्जाम है उससे रिलेटेड क्या क्वेरीज हो सकती हैं आपकी, किस तरह से आप अपने आप को तैयार करें एंड सो ऑन। तो शुरुआत कर देते हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे एस्पिरेंट से जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो बेसिक सा क्वेश्चन है सर कि हम कब से कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस डेट के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, उसके बारे में सर कुछ बताइए थोड़ा। देखिए, रजिस्ट्रेशन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जून 1 से स्टार्ट होगा, 21 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन है। और ये जो पूरा दौर है इसमें भी बिल्कुल मैं आपसे बोलूंगा, एक रिक्वेस्ट है क्योंकि सावधानी भी आपको बरतने की जरूरत है। कई बार हम लोगों से गलती होती है और आपने भी अनुभव किया होगा, नहीं अनुभव किया होगा और मैं चाहता भी नहीं हूं, हम नहीं चाहते कि आप ऐसा कुछ अनुभव करें जिसमें आप लास्ट समय में जाएं और पता चले कि 21 या 28 को आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं और उस दिन वेबसाइट क्रैश हो गई या नहीं चल रही है, कोई भी ऐसा व्यवधान उत्पन्न हो गया जिसकी वजह से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा प्रोएक्टिव आपको होने की जरूरत है, पहले से एक्टिव रहिए और कोशिश करिए जितनी जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर दें, क्योंकि फॉर्म एप्लीकेशन के बाद ही थोड़ी सी ऊर्जा आती है एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर। तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया 21 जून से स्टार्ट होकर 21 जून तक ये विंडो ओपन है एप्लीकेशन करने के लिए और इसी दौरान आपको कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आपको कर लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। सावधानी भी रखनी पड़ेगी आपको। वहां पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कौन से स्टेट्स का चुनाव करना है या इस तरीके की भी कई सारी क्वेरीज हैं। तो सर मेरा अगला सवाल है जो आप में से लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, तो उसमें यह है कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि कई बार जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई वैकेंसी ज्यादा है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है और वैकेंसी अगर कम है तो पहले से हम डिमोरलाइज हो। तो एक्चुअली आप ये बताइए कि क्या वैकेंसी का जो एस्टीमेट है वो कितनी है पीओ में और क्लर्कल में, ओवरऑल अगर हम देखें तो कितना बनेगा? सबसे पहले तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपकी फाइट अपनी एक वैकेंसी के लिए, हमेशा याद रखिए इस चीज को कि आपकी फाइट उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं जी। अगर आपको अभी 10 पोस्ट दे दी जाए तो भी आप 10 जॉब्स नहीं कर सकते एक साथ, सीधी सी बात है। दूसरी चीज, वैकेंसीज का मेला है भाई, वैकेंसीज ढेर सारी हैं हमारे सामने। अप्रॉक्स 8000 वैकेंसीज हैं सर कहीं ना कहीं, और जिसमें क्लरिकल लेवल पे ही, असिस्टेंट लेवल पे ही 5500 प्लस वैकेंसीज हैं।
और अगर हम बात करें पीओ लेवल पे, ऑफिसर ग्रेड 1 लेवल पे, तो वहां पे आपको वैकेंसीज जो मिल रही हैं ऑफिसर स्केल 1 की, जो पीओ लेवल ही रहता है हमारा, 2400 हाँ 85 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो मतलब वैकेंसीज ढेर सारी हैं और इस बार आप आसानी से इंश्योर कर सकते हैं अपनी एक वैकेंसी को। वैसे आपके कहने का बिल्कुल सही मतलब है कि एक वैकेंसी पकड़नी है, एक कुर्सी आपको पकड़नी है, बिल्कुल दादा के चक्कर में नहीं पढ़ना नहीं है। सर यहीं पे एक और सवाल है कि जो है ये भी बच्चों का ही सवाल है, क्या अलग अलग स्टेट से हम फॉर्म एप्लीकेशन कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जब आरआरबीज की वैकेंसीज हैं तो स्टेट वाइज हैं ये, तो क्या अलग अलग स्टेट्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ये डाउट इसलिए बनता है ना कि जैसे वैकेंसी से ही कनेक्टेड है ये डाउट कहीं ना कहीं, अगर हम सर देखें तो, क्योंकि जिस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा होती है मन करता है वहीं अप्लाई कर दें। हाँ, बस यहीं पे चांसेस ज्यादा हैं, और जिस स्टेट में वैकेंसी कम है बच्चों को लगता है नहीं यहाँ मेरी पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ का कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए बिल्कुल उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में। करेक्ट। लाइक अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए, अगर आप बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बंगाली। यहाँ एक सवाल बहुत कॉमन है और ये बच्चों के द्वारा भी पूछा गया है कि जो आपने कहा कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्टेट की या लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, तो ये प्रोफिशिएंसी का मेजर क्या होगा, यानी कैसे ये डिक्लेयर होगा कि आप प्रोफिशिएंट हैं या फिर नहीं है, इसके लिए क्या प्रोविजन है? बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है सर का, और बेसिकली बहुत सारे एस्पिरेंट के अंदर ये डाउट रहता है कि सर मुझे गुजराती तो आती है, मैं गुजरात में रहा हूं 3 इयर्स तक, लेकिन अब मैं क्या वहां के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपके पास कम से कम क्वालिफिकेशन लेवल पे अप टू 8th लेवल या उसके ऊपर के लेवल पे वो लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब 8th स्टैंडर्ड, हाँ, या फिर अब उसके ऊपर किसी भी एकेडमिक्स के दौरान आपका उस लैंग्वेज में आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए, हाँ, या फिर जो सब्जेक्ट होना चाहिए, आप पढ़े हुए हो, रिटन आपके पास प्रूफ हो उसका। एक पॉइंट और है यहाँ पे जिसके बारे में सर बताएंगे हमें। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पॉइंट ये था कि यदि मान लो ऐसा हो गया कि मेरे पास मैं गुजराती बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि गुजरात से मैं एप्लीकेशन करूँ, बट चूंकि मैंने गुजरात स्टेट से पढ़ाई नहीं करी है, तो मेरे पास किसी भी एग्जाम में या एकेडमिक्स के दौरान मैंने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमारे पास क्या कोई विकल्प है? तो बिल्कुल है विकल्प, जैसा कि नोटिफिकेशन में भी बहुत अच्छे से लिखा है, हम लोगों ने बहुत बाकायदा उसको पढ़ा भी है इसीलिए ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सके। उसमें यह है कि यदि आप चाहते हैं तो 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा, यानी आपकी ज्वाइनिंग, आप जैसे गुजराती आपने सेलेक्ट किया, गुजरात स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया और आप सेलेक्ट हो गए, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका ज्वाइनिंग हो गया, और ईश्वर करे हो जाए, आपके ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर आपको उसकी प्रोफिशिएंसी जो उस लैंग्वेज की है वो शो करनी होगी। अब उस लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, उस स्टेट्स में जो भी अवेलेबल होगा अकॉर्डिंगली आप जब सर्टिफिकेशन ले लेंगे 6 महीने के दौरान वो आप सबमिट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर बोर्ड जो है वो आरआरबीज का जो बोर्ड है वो आपको अलाउ कर देता है तो ये ड्यूरेशन आपके प्रोविजन पीरियड के अंदर तक भी जा सकता है। तो यानी आपके पास विकल्प है। आपको लगता है कि आप मराठी बोल लेते हैं, आपके पास भले ही उसका कोई एग्जाम आपने नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प मौजूद है। बिल्कुल, तो ये तो कहीं ना कहीं हमारे एस्पिरेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सर एक बहुत और कॉमन सा सवाल होता है, जिसे मैं कई बार बच्चों से, कोई भी एग्जाम आता है तो जनरली बच्चों का ये रहता है कि सर मेरा जो है ग्रेजुएशन चल रहा है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, एंड अभी क्या मतलब मेरा क्या मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ एग्ज़ाम को लेकर या फिर नॉट। चूँकि ये वाला जो वैकेंसी आई है वो इस टाइम में आई है कि बच्चे जो है जनरली लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं ग्रेजुएशन के, और फिर वो नेक्स्ट दूसरे जो है एकेडमिक्स में परस्यू करने के लिए जा रहे हैं या फिर नहीं भी जा रहे हैं, तो रिजल्ट आने का समय, तो क्या उसको लेकर क्या क्राइटेरिया है, क्या कुछ ऐसा नियम है, क्या वो अप्लाई कर सकता है अगर वो फाइनल ईयर में है तो? बिल्कुल, अब ज्यादातर फॉर्म्स में ऐसा सर रहता है। हाँ। आपने भी देखा होगा कि परस्यूइंग वाले एस्पिरेंट्स को एप्लीकेबल करते हैं वो अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कहानी है सर। अच्छा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करने की डेट कितनी है? 21 जून। अगर उस डेट तक आपका ग्रेजुएशन, हाँ,
ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है, मीन्स अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आ चुका है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस याद रखिएगा 21 जून जो आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। बिल्कुल, ये डेट वैसे याद होनी चाहिए, पर यहां तक आपको जाना नहीं है, एप्लीकेशन पहले करना है, बार बार बोलना है। तो ये जो डेट है, यदि आपका जो रिजल्ट है ये इसके पहले या इस डेट तक डिक्लेयर हो जाता है तो आप इस एग्जाम के लिए वैलिड हो जाते हैं, यानी एलिजिबल हो जाते हैं। सर एक और सवाल है कि जैसे चूंकि पीओ की भी वैकेंसी आई है और क्लैरिकल की भी है ना, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं, हमें लग रहा है स्टेट्स वगैरह के एग्जाम्स होते हैं जहां पे एक अप्लाई कर सकते हैं तो दूसरा नहीं कर सकते, या कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप, पर यहाँ पे क्या पीओ और क्लर्क दोनों के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी दोनों एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एज एक फैक्टर बन सकता है यहाँ पे, वरना बेसिकली अगर हम बात करें तो क्लर्क और पीओ लेवल पे सारे ही एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अब एक फैक्टर ये बनता है कि 18 से 28 इयर्स तक के अगर आप हैं तो आप क्लर्क लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर की बात से एक मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि जो ऑफिसर स्केल 1 होता है यानी पीओ, उसमें कभी भी 18 साल की एज कभी नहीं रही है। लास्ट ईयर से आरआरबीज में 18 जो लोअर लिमिट है एज की वो 18 ईयर्स हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एज की वजह से अपने आप को पीछे समझ रहे थे या नहीं अप्लाई कर रहे तो कर सकते हैं। ये कंटिन्यू करें। 18 ईयर्स, अब किसी का अगर एज मान लीजिए 29 ईयर्स है, हाँ, अब उसके लिए तो चॉइस बस यही बची है कि वो पीओ लेवल के लिए अप्लाई करे। हाँ। लेकिन अगर आप मान लीजिए 21 ईयर, 22 ईयर, 23 ईयर्स के हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं पीओ के लिए भी और क्लरिकल के लिए भी। अब अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, बेसिकली अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, इंग्लिश का सेक्शन हो, चाहे वो रीजनिंग का सेक्शन हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का सेक्शन हो, टॉपिक्स आपको सर ओवरऑल पूरे वही पढ़ने पड़ते हैं। बस अगर हम बात करें लेवल की, अब क्लर्क का लेवल और पीओ का लेवल तो डिफरेंट होगा ही, सीधी सी बात है, लेवल डिफरेंट रहता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, मेरा एक सजेशन है कि आप पीओ लेवल पे अपने आप को तैयार करो, क्लर्क आप आसानी से निकाल दोगे, ये फैक्ट है कहीं ना कहीं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। बिल्कुल। अब एक और डाउट रहता है सर हमारे एस्पिरेंट्स के अंदर कि अगर हम बात करें जॉब प्रोफाइल की, कि अगर मैं बात करूं आईबीपीएस की, नॉर्मल आईबीपीएस और आईबीपीएस आरआरबीज, इसके थ्रू अगर मैं पीओ या क्लर्क बनता हूं या नॉर्मल आईबीपीएस के थ्रू पीओ या क्लर्क बनता हूं, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? सर वैसे प्रोफाइल में कोई डिफरेंस तो ऐसा सच नहीं है, मतलब चूंकि आप आईबीपीएस के थ्रू जो बैंक्स हमारे हैं मेन स्ट्रीम के बैंक्स, उसमें अगर आप पोस्ट होते हैं तो भी, और या फिर आप आरआरबीज के थ्रू जाते हैं, यानी आईबीपीएस पीओ आरआरबी के थ्रू जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनमें जाते हैं, तो जो जॉब की प्रोफाइल है दैट इज एक्चुअली सेम है ना, चाहे वो पीओ का हो या फिर क्लर्क का हो, दोनों का प्रोफाइल सेम है। डिफरेंस जो आता है जब आप आईबीपीएस मेन स्ट्रीम के बैंक्स को जब दे रहे होते हैं, आईबीपीएस पीओ या फिर क्लरिकल दे रहे होते हैं, तो आपकी पोस्टिंग के चांसेस थोड़े से ये होते हैं कि अर्बन एरियाज में हो जाएंगे, सेमी अर्बन में हो जाएंगे। पर चूंकि जब आप क्लरिकल के लिए, मतलब जब आप आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम पे बैठ रहे हो, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये जो है चूंकि रीजनल रूरल बैंक है तो वो उसी हिसाब का होगा, आपकी पोस्टिंग वगैरह उसी तरीके की होगी। बाकी जो फैसिलिटीज हैं, जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो दोनों में, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको जाना है तो आईबीपीएस पीओ के जरिए जाएंगे आप, बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जाना है तो आपको आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स के जरिए आप जा पाएंगे। तो आपकी पोस्टिंग भी उसी तरीके से होती है। हालांकि उसका कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है आज के समय में, जब आपको जॉब देखनी होती है। कई बार हाँ, ऐसा नहीं है कि लोगों को मैटर नहीं करता है, कई बार लोगों के लिए ये रहता है कि मुझे अर्बन एरियाज में रहना है या ये पर्टिकुलर बैंक मेरा फेवरेट बैंक है। तो बहुत सारे बच्चों का तो ये भी होता है कि नहीं, ये वाला बैंक का लोगो मुझे बहुत पसंद आता है, या मैं इस बैंक में गया था तो वर्क कल्चर बहुत अच्छा सा लग रहा था तो मेरे को इसमें जाना है। तो वो सब आप कर सकते हैं। हालांकि जॉब होती है, आप किसी भी बैंक में रहोगे, प्रोफाइल जैसे आपने पूछा सर, वो
एग्जैक्टली सेम है, कोई बहुत डिफरेंस उसमें नहीं है। अब कहीं पे ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, कहीं पे कम हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। ये अलग अलग जगहों पे वर्क में थोड़ा सा आपका इंटरनली हो सकता है कि जो जो जैसे अब जो जो अर्बन एरिया में बैंक में बैठा हुआ है वो लोन सैंक्शन करेगा, तो हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए या वो एग्रीकल्चर के लिए लोन सैंक्शन नहीं कर रहा होगा। आप पीओ बन के बैठे हुए हो किसी ग्रामीण बैंक में, तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ा एग्रीकल्चर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जब लोन सैंक्शन करने जाओगे तो थोड़ा सा उस फील्ड का है, तो आपको नॉलेज होनी होती है, उसमें प्रोफिशिएंट आपको होना पड़ता है। और अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर एक सवाल और भी मेरा था कि जैसे जो पीओ होता है और क्लैरिकल, इनके प्रीलिम्स और मीन्स, क्योंकि अभी एग्जाम आपका 2 स्टेज में हो रहा है, बिल्कुल क्लैरिकल का और पीओ का दोनों का 2 स्टेज में। पीओ का तो खैर 3rd स्टेज भी रहेगा, आपका इंटरव्यू भी रहता है। बिल्कुल इंटरव्यू, हाँ, लेकिन क्लैरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है। तो जो ये 2 स्टेजेस हैं एग्जाम्स के, इनमें क्या फर्क है? और जो अप्रोच है, जैसे कई बार कैंडिडेट्स का होता है, हम एग्जाम को एक अप्रोच होता है, आपको पता होगा, आप फील करोगे जब आप तैयारी में रहोगे तो आपको पता रहेगा, हर एग्जाम को लेकर एक अप्रोच होती है। वो एग्जाम को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये टर्म सर ज्यादा बेहतर डिफाइन कर पाएंगे, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मैं उतना बढ़िया नहीं कर पा रहा हूं, मैं शब्द सिर्फ बोल सकता हूं, महसूस कर पा रहा हूं कि अप्रोच क्या होता है, आप भी कर पा रहे होंगे। सर बताइए, तो दोनों के अप्रोच में क्या फर्क होता है? बेसिकली सबसे पहले तो ये समझिए कि प्री और मेंस का प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होता। हाँ, सबसे पहले ये समझिए कि प्रिपरेशन मेंस का होता है, एग्जाम प्री का भी दिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं अप्रोच की, अप्रोच डिफरेंट है दोनों एग्जाम्स का। अगर मैं प्री लेवल पे बात करूं और मेंस लेवल पे बात करूं तो अप्रोच डिफरेंट है। रीजन क्या है कि यहां पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन 80 मार्क्स के होंगे, 80 क्वेश्चंस होंगे प्री लेवल पे। रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ये क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और 45 मिनट्स का टाइम है सर, ठीक है। अब यहां पे मैटर करेगी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी, करेक्ट, और उससे भी ज्यादा मैटर कर रही है यहाँ पे स्पीड कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो 45 मिनट्स में 70 क्वेश्चंस अटेंड करना ही बहुत मुश्किल प्रीलिम्स के लिए, कहीं ना कहीं, प्रीलिम्स के, बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए। अगर मैं बात करूं मेंस की, तो अब मेंस में आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं। अब 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 2 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। तो ये जो टाइम है ये कंपोजिट टाइम होता है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम होता है? बिल्कुल। अब ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टाइमिंग आपका कंपोजिट ही है, चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या आप मेंस की बात करें। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका कि अब मान लीजिए मेंस में मैं बैठा हूं, मेंस का मैं एग्जाम दे रहा हूं, और यहाँ पे क्या है, जीए का भी सेक्शन आपका रहता है जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का सेक्शन रहता है, रीजनिंग का सेक्शन रहता है, इंग्लिश और हिंदी में से चॉइस होती है। अब आप हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे वेटेज ज्यादा मिल जाएगा इंग्लिश वाले को और हिंदी वाले को कम मिलेगा, ऐसा भी दिमाग में डाउट मत रखना, वो सेम ही वेटेज है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस के 5 सेक्शंस आपके रहते हैं। यहां पे आपके पास 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर के सेक्शन की, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपने पिक कर दिया, अब उसको सॉल्व तो नहीं करेंगे ना, सीधी सी बात है। सेम कंडीशन है लैंग्वेज की कंडीशन में, अगर हिंदी या इंग्लिश आप ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना। जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है या बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको टाइम नहीं लगना है। अगर आपको आ रहा है, क्लिक हो गया तो आप आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है। अब बात आती है मैथ्स और रीजनिंग की। यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम भी दे पाते हैं, और यहां पे एक प्लस पॉइंट क्या है, मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं सर, और 50 मार्क्स के रहते हैं, और कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं वो 20 मार्क्स के रहते हैं। मतलब कंप्यूटर के सेक्शन से मार्क्स ले लिए गए और मैथ्स और रीजनिंग को बांट दिए गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर मैं जीए के सेक्शन की बात करूं तो वहां पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही रहते हैं। हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप चॉइस करते हैं उसमें से आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहते हैं। अब हाँ सर, हाँ, मैं आपकी बात को कंक्लूड ही करूंगा। सर ने जो बोला कि इन टोटलिटी अगर देखें, पूरे पेपर को देखें, तो जो आपका प्रीलिम्स का पेपर है ना, वो बेसिकली स्पीड पे बेस्ड होता है
कहने का मतलब ये है कि जो पेपर क्वेश्चन के लेवल होते हैं, 2 ही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक तो मैथ्स मिलेगी और एक रीजनिंग मिलेगा। 40 क्वेश्चन, राइट सर? बिल्कुल। और टाइम सर 45 मिनट। हाँ, 45 मिनट्स का 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। तो वो इंडिकेशन है कि आपको जो है कितना जो है किस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। इजी मिलेंगे जल्दी जल्दी। कई बार ऐसे भी उसमें पेपर होते हैं बहुत इजी होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वहां पे आपको स्पीड के साथ बीट करना होता है। मतलब वहां पे आपको दूसरे के ऊपर एज तब आप बना पाएंगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी एक्यूरेसी के साथ। बिल्कुल, मतलब सही तो करना ही करना है, ऐसा भी नहीं है कि अब आया आराम गया आराम बस कुछ भी मारते चले गए, है ना? ऐसा नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, जो सही होगा वही करना पड़ेगा, पर आपको फास्ट करना पड़ेगा। दूसरों पे बढ़त तभी आप बना पाएंगे। दूसरा जो सर का कहना है कि मेंस जब आप जाते हैं तो मेंस का अप्रोच बदल जाता है, क्योंकि मेंस में आपको चुनाव करना होता है। लाइक वहां पे क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होंगे। यू हैव टू मेक द डिसीजन कि भाई मेरे को इस टोटल जो जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें से ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये मैं करूंगा, सॉलिड करूंगा, सही करूंगा, कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तो वहां पे आप स्पीड जितना मेंटेन, वहां पे ऐसा भी नहीं है कि वहां पे स्पीड मेंटेन नहीं, लेकिन अपने आप आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी वहां पे, है ना सर? तो वहां आपकी स्पीड ऑलरेडी थोड़ी स्लो हो जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल ही वैसा रहेगा, पर वहां पे आपको चुनाव और एक्यूरेसी बहुत मैटर करने वाली है। चलिए सर, तो ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों से छूट जाते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको फॉर्म मिलेगा जिसको फिल जरूर करिएगा। सर मैं अब एक एस्पिरेंट के रूप में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी होती है सर। मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ पहली बार, अब मेरे को नहीं मालूम नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, क्योंकि मुझे जो है कई बार जब क्वेश्चन नहीं आते तो मेरे को आदत है कि मैं ऐसे आंख बंद करूंगा और तीनों में से जिस पे पेन का टिप आ गया मैंने मार्क कर दिया। तो क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर होती है तो हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचना चाहिए, यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए ऐसे में? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बैंकिंग एग्जाम्स जितने भी हैं जनरली सब में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और ये नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.5 की है, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया, सपोज आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया, आपको 1 मार्क मिल गया, ठीक है, और आपने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया तो 1/4 आपका कट गया, करेक्ट वाले में से कट गया। मतलब जो 1 मार्क आपको मिला था वो एक्चुअल में 0.75 ही मिला। तो कहीं ना कहीं ये काफी डेंजरस है। और कई बार ऐसा देखा गया है सर कि 0.25, 0.5 या 1 मार्क से हमारे एस्पिरेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्जाम में। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा सर, जैसा मैंने एक मतलब जो कई बार रिजल्ट्स को, चूंकि लंबा टाइम हो गया हम लोग ये चीज़ देखते हुए, करते हुए, सुनाते हुए और बच्चों से सुनते हुए, कई बार ऐसा होता है यदि मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन करके 12 नंबर इकट्ठा किए हैं और एक बंदा है जिसने 15 क्वेश्चन करके 12 नंबर जमाए हैं, आपको पता है किसको एज ज्यादा होता है? जब आपकी रैंकिंग बनती है तो एक्यूरेसी को पहली वरीयता दी जाती है। आपको पता होगा एक सब्जेक्टिव रैंकिंग होती है, मतलब सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन, आपको कट ऑफ, इसका भी सवाल था मेरा लेकिन मैं अभी पूछ लेता हूं, क्या सब्जेक्टिव कट ऑफ होता है? बिल्कुल, सब्जेक्टिव कट ऑफ है आपका, और आपको सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा। हाँ। और ओवरऑल मेरिट भी क्लियर करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्री डिफाइंड कट ऑफ है, वो जैसा बच्चे जितना कॉम्पिटिट कर पाएंगे वो उसी हिसाब से डिफाइन कर लेंगे। एग्जाम के बाद ही करते हैं वो, स्कोरिंग करने के बाद ही करते हैं। उनको जितने लेने हैं फर्स्ट स्टेज के बाद, जितने फिल्टर आउट करने हैं उसके हिसाब से। फिर जब ये होता है तो ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है, आपको मैं बता रहा हूं, ओवरऑल एक मेरिट बनती है। जैसे आपकी कट ऑफ चली गई रीजनिंग में 11 नंबर, है ना, और जो आपका मैथ्स है उसमें चली गई 17 नंबर, दोनों मिला के कितने हो गए? 28 नंबर हो गए। पर जरूरी नहीं है कि आपने 28 अगर जमा कर लिए हैं तो आप ये एग्जाम क्वालिफाई, मतलब प्रीलिम्स आपका निकल गया। नहीं 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 नहीं, आप ओवरऑल करना। ये तो पहली शर्त है कि दोनों के मिनिमम, न्यूनतम जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप सब क्वालिफिकेशन के बाद एक लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में उनको, जैसे मान लीजिए 100 में से उनको लेने हैं 50, तो टॉप के जो 50 होंगे उनको फिल्टर आउट कर लेंगे, उसी हिसाब से वो मेरिट का जो कट ऑफ होता है, ओवरऑल कट ऑफ होता है, वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है सर। एक और मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये भी बहुत जो है वो बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स देने के बाद रिजल्ट आया, है ना,
रिजल्ट आने के बाद फिर मेंस का नंबर बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा गैप तो उसमें नहीं मिलता है। फिर जो मेंस मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आप तो रिजल्ट्स भी बहुत तेजी से आते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता है, और जो मेंस की प्रिपरेशन का लेवल भी अलग है। तो कई बार बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या हम केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहें, या फिर हम ये देखें कि हम मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करें और प्रीलिम्स अपने आप मतलब हो जाएगा। ये क्या करना चाहिए, मतलब बच्चों को क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने अभी बोला था कि प्रिपरेशन प्रीलिम्स का नहीं होता, हाँ, प्रिपरेशन मेंस का ही होता है। तो आप दिमाग में इस चीज को रखिए कि आपका मेजर फोकस ही मेंस पे होना चाहिए। बस पॉइंट इज दैट कि मान लीजिए प्री में आपको मैथ्स और रीजनिंग ही मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। जैसे कि अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है या रीजनिंग का सेक्शन वीक है, तो आप उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दीजिए। बाकी सब्जेक्ट अगर 1 आवर पढ़ाई कर रहे हैं आप, तो इसमें 2 आवर्स खर्च कर दीजिए अपने, जिससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की दोनों बन जाए, एंड नथिंग एल्स। तो मेरे ख्याल से आपका अप्रोच जो है मेंस ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड। तो अगर आप मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका प्रीलिम्स, कहने का मतलब सीधा ये है कि प्रीलिम्स आपका डिफॉल्ट सेट हो जाता है, क्योंकि जो टॉपिक्स है ना, चूंकि मैं रीजनिंग वाला हूं तो मुझे अंदाजा है, तो जो टॉपिक्स हैं आपके वो सिमिलर हैं, मतलब जो आपके मेंस के लिए हैं, जो प्रीलिम, कुछ टॉपिक्स इनफैक्ट मेंस में हैं पर प्रीलिम्स में नहीं। तो मैं आपसे यही कहूंगा, जैसे मशीन इनपुट की बात कर लें, आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। जो हमारा अगला एपिसोड होगा सेकेंड वाला, 2 महीने का स्ट्रेटेजी वीडियो, यानी 2 महीने में एग्जाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है, यानी 2 महीने की तैयारी करते हुए आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, और उसके लिए हमारा एक्शन प्लान, हमारे एक्सपर्ट्स का एक्शन प्लान क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहां पे हम जरूर आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं आपके मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी, जो केवल मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में इसके पहले कभी नहीं पूछे गए। आप चाहें तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन, यानी प्रीलिम्स के दौरान जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मेंस में, केवल मेंस में आने वाले कुछ टॉपिक्स को आप एक साइड रख के, जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, उस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 0 लेवल से हायर लेवल तक मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, 0 लेवल से हायर लेवल। जब आपका लेवल ये होगा तो इसके नीचे आने वाले लेवल का कोई भी सवाल आपके लिए ये वाला होगा, चुटकियों में हो जाएगा। यदि आपका लेवल ये हुआ और इत्तफाकन अगर ऐसा हुआ कि पेपर का लेवल ये हो गया, तो फिर आपको सरदर्द होगा और मुश्किलें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको अपना बार इतना ऊपर लेके जाना है, यानी मेंस लेवल का लेके जाना है कि प्री आपके लिए कुछ भी ना हो, है ना। पहला फिल्टर आपके लिए इफेक्टिव ना हो। इफेक्टिव ना होने का मतलब कि वो आपको छांट ना पाए, एग्जामिनर आपको ना छांट पाए, ठीक है ना, आप उसको क्रॉस कर जाएं, ये हम चाहते हैं। तो आपको उस हिसाब की प्रिपरेशन। सर कोई और सवाल आपके हिसाब से बच्चों के दिमाग में? बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता ही रहता है कि सर सिर्फ असिस्टेंट ग्रेड के लिए अगर हम जा रहे हैं तो क्या इंटरव्यू वहां पे देना पड़ेगा, या फिर अगर इंटरव्यू देना भी पड़ेगा, मान लीजिए पीओ में देना है या क्लर्क में भी देना है, तो उसके मार्क्स क्या रहते हैं, कितने मार्क्स का वेटेज रहता है, एंड उसके लिए क्या हमारे पास इंग्लिश में फ्लुएंट इंग्लिश में ही हमें बोलना है। इस तरह के डाउट्स काफी ज्यादा रहते हैं हमारे। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक होती है पढ़ाई और दूसरी होती है कढ़ाई। कढ़ाई नहीं समझे, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन आप समझो एक्सपीरियंस। आप सिचुएशन को, कढ़ाई मतलब हुआ कि कहते हैं कि कई बार ये पढ़े भी हैं और कड़े भी हैं, यानी वो सिचुएशन को हैंडल करने की क्षमता। तो जब आप इंटरव्यू से देखो, आपके क्लैरिकल में तो इंटरव्यू होने से रहा, उसमें नहीं होता है। आपको क्लर्क का प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, क्वालिफाई किया, आप मेरिट में आ गए, और फिर आपको कोई ना कोई बैंक अलॉट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन कर लेंगे। जो पीओ होता है उसमें तीसरा स्टेज इंक्लूड हो जाता है, जिसमें आपका इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू, ठीक है। मॉक इंटरव्यू बहुत अहम पड़ा होता है, क्योंकि जो ऑफिसर लेवल का है वो एक ब्रांच का हेड होता है। इन जनरल सिनेरियो में वो एक ब्रांच को लीड कर रहा होता है, और ऐसे में उसको बहुत सारी चीजें डील करनी होती हैं। तो इंटरव्यू के दौरान वो आपको जज करने की कोशिश करते हैं कि आप एक्चुअली एज अ कैरेक्टर क्या हो, है ना। अब वहां पे आपके नॉलेज को चेक कर रहे होते, जो उनको नॉलेज चेक करनी थी, दे हैव ऑलरेडी चेक्ड, है ना। वो 2 स्टेज में उन्होंने ऑलरेडी आपको चेक कर लिया।
ओवरऑल अब जैसे कई सारे लोग कहते हैं सर सवाल पूछे जाते हैं, फिर क्यों वो नॉलेज वाले सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं, सिचुएशन आपके सामने क्रिएट करते हैं। आप एग्जामिनर कभी भी आपको ऐसे सवाल नहीं पूछेगा कि जिसमें आप जो है आसानी से आंसर कर ले, फंसाने की कोशिश करेगा, क्रॉस क्वेश्चंस करेगा। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, यानी आप वहां घबरा गए या आपने उस सिचुएशन को धोनी की तरह अच्छे से जो है बिल्कुल कूल होके हैंडल किया और फिर उस पर आपने प्रॉपर जो है वो रिस्पॉन्स किया। आपको कोई चीज नहीं आती तो हमें सर नहीं आती बट आई लर्न दिस, है ना, ये आपके पास टेंडेंसी है कि नहीं है, वो सारी एज ए कैरेक्टर आपको जज करते तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, कम्युनिकेशन पे काम करना होगा। एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए फ्लुएंट ना। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई देखो मीडियम है ना, मीडियम है वो कम्युनिकेशन का एक जरिया है, लैंग्वेज जो है आपकी। तो आप कम्युनिकेट, अगर सामने वाला हिंदी समझ सकता है और मैं अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में बता सकता हूं, समझा सकता हूं, अनटिल अनलेस कोई जरूरत ना हो कि जैसे आप कोई आपका लोकल लैंग्वेज आ गया सर गुजराती, बिल्कुल, अब मैंने गुजरात से दिया, मेरे पास डिग्री भी है, मुझे गुजराती में आ ही नहीं रहा है, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मैंने सब कुछ किया हुआ है, और फिर वो इंटरव्यू करेगा, फिर मेरे से पूछेगा गुजराती में कुछ बोलो, बिल्कुल, या उसने बोला मैं समझ नहीं पाया, तब तो वो समझ जाएगा ना कि भाई बंदे ने डिग्री भी दिखा दी है कि भाई मैंने एग्जाम भी दिया हुआ है, गुजराती का जो सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है, फिर भी ये समझ नहीं पा रहा है, तो वो एक ऑड सिचुएशन हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल, तो वो सब चीजों का तो मेंस जब आप पीओ के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी चीजों को ध्यान में रखना होगा। फॉर्म अप्लाई करते हुए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा मत करिएगा, मान लीजिए हमें बहुत अच्छी संस्कृत आती है, पेपर पे लिखी हुई है मेरे कि मैंने संस्कृत की पढ़ाई करी है, बोले अभी मेरे को बोल दो संस्कृत में 2 शब्द बोलने के लिए, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सामने कोई पंडित जी बैठे हो 4 मंत्रों का उच्चारण करें, मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो एग्जामिनर भी वही मंत्रोच्चारण करेगा आपके सामने बैठ के, फिर गुजराती में या संस्कृत में, तो आप नहीं समझ पाओगे, तो समझ जाएगा कि अभी उनको गुजरात में भेज के क्या फायदा, क्या वहां जाएंगे भाई साहब समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो वो ऑड सिचुएशन बन सकती है आपके लिए। तो जब फॉर्म अप्लाई करें तो इन सब चीजों का भी ख्याल आपको खास तौर से रखना चाहिए। तो अगर सर हम देखें यहाँ पे, तो आपको डील करना है, आप रूरल बैंक्स में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रामीण बैंक में जा रहे हैं, आपको डील करना है उस जेंट्री के साथ में जो विलेज लेवल से जुड़ी एग्जैक्टली वो अपनी लोकल लैंग्वेज के साथ अटैच होते हैं, वो नॉर्मल कम्युनिकेशन उनका वैसे ही चलता है। हाँ, तो आप इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत ही रहिए। अगर मान लीजिए आपको हिंदी आता है और आप यूपी में किसी बैंक से जा रहे हैं, तो आप हिंदी में आराम से इंटरव्यू दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। और आप बाइलिंगुअली भी दे सकते हैं। देखिए, किसी भी टर्म को अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप उसी लैंग्वेज में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आ रही है। सीधी सी बात है। तो उसके लिए कोई बार नहीं है कि आपको इंग्लिश से ही करना है या हिंदी से ही करना है। आप अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में आसानी से इंटरव्यू दे सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ये आज का जो एपिसोड है, अब हम लोग समापन की तरफ, क्योंकि जनरली जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के हम लोगों को बच्चों के थ्रू मिले थे वो सारे आंसर करने की अपनी कोशिश करिए। बिल्कुल। फिलहाल यदि आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है आपका जो हम आंसर इस वाले सेशन में नहीं किए हैं, फिर भी आपको चाहिए उसका आंसर, तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जिसमें आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं, और जब हम अगला सेशन करेंगे तो आपके नाम के साथ हम उस प्रश्न को जरूर इंक्लूड करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स से उसके आंसर भी लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ये इनिशिएटिव महिंद्रास का आपको पसंद आया होगा। ये सिर्फ यहां तक नहीं है, ये चूंकि पहला एपिसोड था और इस IBPS RRB एग्जाम को लेकर था, हम बाकी सारे एग्जाम्स को भी कंसीडर करते हुए समय समय पे उसको लेकर इस तरीके के प्रोग्राम जरूर करते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब आगे हम आपको मिलेंगे तो आपके इस प्रिपरेशन जर्नी में हम कुछ नया वैल्यू ऐड कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आपका जो भविष्य है आने वाला और इस एग्जाम को लेकर जो भविष्य है वो बिल्कुल आपके विचारों के अनुरूप है और आपका विचार ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा इस एग्जाम को लेकर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। समय समय पे हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगले एपिसोड में जब हम लोग की मुलाकात होगी तो सर हम लोग क्या पॉइंट कर रहे होंगे, 2 मंथ में, नेक्स्ट 2 मंथ में हम कैसे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें, सब्जेक्ट वाइज हम कैसे अपने आप को तैयार करें। और इस सेशन को कंक्लूड करूंगा मैं एक प्यारे सी कोट के साथ, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता
श्योर सर। सर की बातों में समझ रहे हो ना, एक बैंकिंग का टर्म में जोड़ना, अपनी लिक्विडिटी ना कम कर दो, वैल्यू बढ़ जाएगी और आप सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगले सेशन में जरूर जुड़ेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। Thank you so much for watching this video. Thank you so much for connecting with us. All the best. Bye-bye.